वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये फ्रेंड्स, ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। रीजन क्या कहे जाने का? तो ये आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की तरह समानता पाई जाती है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की तरह समानता पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी का इसे जुड़वा कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, शुक्र की बात हो रही है, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है। ये वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये वायुमंडल का, और ये सबसे चमकीला भी है। सबसे चमकीला। एक क्वेश्चन बना था कि पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर तेजाबी वर्षा होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादल पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा H2SO4 के जो मोटे बादल पाए जाते हैं या तेजाबी वर्षा होती है, आपके शुक्र ग्रह पर ही होती है। किस पर होती है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह पर ही होती है। और शुक्र ग्रह से अन्य तत्वों में इसे लूसीफर भी कहा जाता है। लिखते जाइएगा इसको, लूसीफर। ये पूछा हुआ प्रश्न है। लूसीफर का मतलब होता है प्रकाश लाने वाला। तो किस ग्रह को लूसीफर के नाम से जानते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादल पाए जाते हैं? तो आपके शुक्र पर ही पाए जाते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। बुध की बात करें तो ये 88 दिन में सबसे कम समय में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध 88 दिन में, कितना दिन में? 88 दिन में, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये मंगल के दो उपग्रह हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। इसके उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस। इसके मिट्टी में ये लाल होने का रीज़न क्या है? इसमें लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। मंगल वाले में जो लाल ग्रह है, इसमें लोहे की मात्रा इसकी मिट्टी में अधिक पाई जाती है। इस पर एक ज्वालामुखी पर्वत है मंगल ग्रह पर, ओलंपिया मेसी। ये ज्वालामुखी पर्वत किस पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। बृहस्पति से जुड़े तथ्यों में जान लेते हैं। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है आपका सौरमंडल का। ये सबसे बड़ा ग्रह है आपका। और इसका जो उपग्रह है टोटल, यानी चंद्रमा, इसमें टोटल इसकी संख्या है 95 है। कितनी है? 95 है। इसमें जो प्रश्न पूछा हुआ है बृहस्पति से, लो यूरोपा गैनमेड कैलिस्ट्रो, ये सभी बृहस्पति के क्या हैं? उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है आपका गैनमेड है। लो भी पूछा हुआ है, किसका उपग्रह है? आपका बृहस्पति का। यूरोपा भी पूछा हुआ है आपका, किसका? ये भी आपका बृहस्पति का। ये कैलिस्ट्रो किसका उपग्रह है? आपका बृहस्पति का ही है। पृथ्वी की सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए, तत्व पूछ रहा है तो तत्व आपका होगा इसमें ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होगा? पृथ्वी के ऑक्सीजन होगा। अगर धातु पूछता कि सबसे अधिक धातु कौन पाई जाती है पृथ्वी में, तो आप बताते एल्यूमिनियम। कौन सी धातु पाई जाती? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की अगर बात करें तो इसकी जो भू प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी मतलब ऊपर का जो परत है, इसमें सिलिकॉन SI और एल्युमिनियम की बनी है। किसकी बनी है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। कौन? भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी।
ये किसकी बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। वो प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं? सियाल। इसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। मेंटल जो होता है, मेटल जो बना होता है, मेटल पृथ्वी का, ये बना होता है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। पृथ्वी की अगर बात करें तो जैसे मतलब पृथ्वी के आंतरिक कोर में कौन सा तत्व है, तो इसे पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसके लिए आप 5 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तापमान है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी एक आपका प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत होने का मतलब यह कि ज्वालामुखी से जब पृथ्वी से लावा निकलता है, ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर आता है, तो उस लावे से हम लोग जो वैज्ञानिक जांच करते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी के निचले स्तर में कौन कौन सी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि पृथ्वी के नीचे क्या पाया जाता है। ये प्रत्यक्ष स्रोत में एक आपका ज्वालामुखी है। और काली मिट्टी का निर्माण आपका किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, जिसे रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चट्टानें भी जो हैं, चट्टानें हैं, ये भी आपका प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाती हैं। उल्का पिंड जो है आप देखेंगे, जिसको लोग विष मांगते हैं रात्रि में, जब जिस तारे की तरह टूट के गिरता है, तो वो उल्का पिंड होता है, ना कि कोई तारा होता है। तो ये भी आपका एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप जो है आपका पृथ्वी के नीचे इस हिस्से में आता है, तो ये भी आपका क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोतों में है। अब तक रूस में सबसे अधिक पृथ्वी की अगर खुदाई हुई तो 12 किलोमीटर तक खुदाई हुई है। नीचे जाने पर क्या है? पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो नीचे जाने बढ़ता है, इसीलिए वहाँ पे खुदाई करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन है। सबसे अगर धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम है। भू प्रॉपर्टी आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी होती है। मेंटल जो आपका होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। धमेके स्तूप किस राज्य में? ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न पूछा था यूपीएसआई 2026 में 15 मार्च को ये प्रश्न पूछा हुआ। धमेके स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, यूपी। अन्य इस बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जो प्रश्न पूछा जा चुका है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सांची का स्तूप आपका कहाँ पे है? सांची, ये एमपी में है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है। सांची आपका एमपी में है। और शांति स्तूप आपका कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। लद्दाख में। इसमें एक प्रश्न पूछता है कि चैत्य से क्या मतलब होता है बौद्ध धर्म में? चैत्य, चैत्य, तो ये याद रखिएगा, चैत्य जो होता है ये पूजा स्थल होता है। क्या होता है? पूजा स्थल। बिहार की बात करें तो जहाँ पे भिक्षु के रहने का स्थान होता है उसे बिहार बोलते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है कि बिहार और चैत्य क्या होते हैं। तो चैत्य याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ पूजा स्थल होता है उसे चैत्य बोलते हैं। बिहार जहाँ पे श्रद्धालु जो भिक्षु रहते हैं, जो बौद्ध वाले लोग होते हैं जो भिक्षु रहते हैं, उसे बिहार बोला जाता है जहाँ पे रहते हैं। स्तूप क्या होता है? जो महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 पार्टों में जो डिवाइड किया गया था, जहाँ जहाँ उसके उनके अवशेषों को रखा गया है, उसी को स्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तूप। ये चैत्य और बिहार याद रखिएगा, ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है कि चैत्य और बिहार क्या होते हैं। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान होता है। स्तूप क्या है? बुद्ध के अवशेषों को 8 पार्टों में जहाँ डिवाइड करके रखा गया है, वो सभी क्या है? स्तूप उनको कहा जाता है। अमुक्तमाल्या तेलुगु ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये एसएससी जीडी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अमुक्तमाल्या, तो ये कृष्णदेव राय।
याद रखिएगा। कृष्णदेवराय, ये कौन से साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं? ये विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर, इसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य के 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। और ये विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी थी। इसी से हिरिया नहर निकली हुई है। हिरिया नहर, हिरिया नहर कहाँ पे? ये विजयनगर साम्राज्य में कौन सी नदी से निकली थी? हिरिया नहर तुंगभद्रा नदी से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये पूरी तरह से इसके अंदर ये पूरा किलाबंदी थी, दीवार ऊंची ऊंची, और इसी के अंदर आपको बाजार लगता था, इसी के अंदर फसल भी उगाई जाती थी। तो विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से ये किलेबंदी थी, ताकि कोई शत्रु जब आक्रमण करता था तो अंदर ये पूरी तरह से अपने आप को लॉक कर लेते थे। जब शत्रु शक्तिशाली रहता था तो लॉक कर लेते थे, और वहाँ पे इनकी खेती भी हो जाती थी उस वक्त, और उनके यहाँ पे बाजार भी लगता था। तो ये पूरी तरह से किलेबंदी थी विजयनगर साम्राज्य। और ये विजयनगर साम्राज्य अपने आप में ये बहुत बड़ा ये साम्राज्य था। इस पर कुल टोटल 4 वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर। ये पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। 4 वंशों में ये इसका क्रम याद रखिएगा, कौन कौन सा? संगम वंश, संगम वंश, सुलू वंश, और एक है आपका तुलु वंश, और एक लास्ट जो है आपका अरिबीदु वंश। कुल टोटल 4 वंशों ने, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरबिदु वंश, इन्होंने चार वंशों ने इस पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की जो पतन हुआ या कह सकते हैं विनाश हुआ, वो हुआ आपका राक्षस तंगड़ी की लड़ाई 1565, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में। दोनों नाम पूछा हुआ है। तालीकोटा 1565 में, तालीकोटा के युद्ध में, या राक्षस तंगड़ी के युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। कौन कौन से तीन, यहाँ पे 3 जो साम्राज्य थे एक तरफ थे, कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, और एक आपका गोलकुंडा। ये तीनों संयुक्त सेनाएं मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हरा दी थी। और विजयनगर साम्राज्य में आपका एक विरूपाक्ष मंदिर भी है, ये हम्पी में है, स्थित है। तो याद रखिएगा। अमुक्तमाल्य तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेवराय, किसने किया था? कृष्णदेवराय ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में होता है। आर्य समाज 1875 की स्थापना कहाँ हुई थी? अब देखिए, अब डायरेक्ट ये पहले प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। अब यहाँ पे ये इसके अंदर जाके पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी ने। बाद में इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आर्य समाज को बाद में मुंबई से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1875 में। कहाँ हो रही है? मुंबई में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हो रहा है। अन्य तथ्यों के, जब समाज की बात करें तो इसमें एक आ रहा है आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक लिख लीजिएगा इसको, सत्यशोधक समाज। ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा 1848, ये माली समुदाय से थे। 1848 उनकी जो पत्नी थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्री फूले।
वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो 2012 में आप देखेंगे 2012 तक, अब तो 2012 में जो योजना थी 2012 तक, उसमें साइकिल मिलती थी। उस साइकिल पर लिखा होता था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था। उस साइकिल पर लिखा था सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले, ये योजना थी साइकिल जो मिल रही थी। अब तो लैपटॉप 2012 से लगा मिलने। तो उस समय जो मिल रही थी साइकिल, तो उस पर लिखा रहता था ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की पुस्तक की बात करें तो गुलामगिरी गुलामगिरी, ये ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था। और इसमें अगला अगर बात करें तो रामकृष्ण आंदोलन, स्वामी विवेकानंद जी इससे जुड़े थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग, कर्मयोग, ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक प्रश्न पूछा है कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। भारतीय संविधान स्रोतों में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया है? SSC GD 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये याद रखिएगा 1935 से। सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया? 1935 से। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघीय व्यवस्था। और अन्य स्रोतों आप अमेरिका में से देख लीजिएगा। इसमें अमेरिका से आपका जो अभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर, तो ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है आपका, ये भी आपके अमेरिका से ही लिया गया है। तो सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिए गए थे? भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 से। प्राथमिक क्षेत्र की नौकरियों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र की नौकरियों का इसे रेड कॉलर के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की नौकरियों को किस नाम से जाना जाता है? रेड कॉलर। ये जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। एक प्राथमिक, एक द्वितीय और एक तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र होगा जो पूरी तरह से पर्यावरण यानी प्रकृति पर डिपेंड होगा। जैसे मछली पालन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, वनविकी खनन हो गया, शिकार हो गया। ये सभी जितने भी आएंगे टोटल आपके, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है विनिर्माण, जैसे भवन का निर्माण हो गया, ट्रेन के डिब्बे बनाना हो गया, चाहे कोई भी चीज़ जिस इसमें हम कोई औद्योगिकरण वाला कार्य करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। किस सेक्टर में आएगा? द्वितीय सेक्टर में। और द्वितीय सेक्टर को ब्लू कलर कहते हैं। द्वितीय सेक्टर को क्या कहते हैं? ब्लू कलर। प्रथम सेक्टर को रेड कलर कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को वाइट कलर कहते हैं, वाइट कलर। तृतीय क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका चतुर्थ क्षेत्र, इसको ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। और एक पांचवा आपका पंचमक क्षेत्र, जिसे गोल्ड कॉलर भी कहा जाता है। गोल्ड कॉलर ये पंचमक क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें मीडिया आपकी आती है, वित्तीय सेवाएं हो सकती है, शिक्षा हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र यानी जो अर्थव्यवस्था का है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और सबसे अधिक जीडीपी में अगर योगदान पूछेगा किस क्षेत्र से है आपका, तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक जीडीपी, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है।
विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। ओम जो होता है आपका, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट जो होता है ये आपका विभवांतर या विभव का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ये यूनिट होता है, यानी किलोवाट घंटा का मतलब होता है आपका 1000 वाट। नाट्य अंजलि नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो नाट्य अंजलि नृत्य जो है आपका ये तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में। और ये महाशिवरात्रि पर किया जाता है, महाशिवरात्रि पर। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि नाट्यांजलि नृत्य कहाँ कहती है? तमिलनाडु। और किस पर किया जाता है? ये महाशिवरात्रि के टाइम पर किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाधान करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 72 के। किसके अधीन है ये? अनुच्छेद 72 के तहत ये राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को अगर पूछेगा राज्यपाल का, तो राज्यपाल का जो होता है आपका राज्यपाल, अनुच्छेद 161 के तहत वो भी समाधान करने की शक्ति रखता है। और राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 72। दोनों में डिफरेंट क्या है? जो राष्ट्रपति होता है ना, वो किसी सैन्य न्यायालय द्वारा हो या किसी सिविल न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई फांसी की सजा या मृत्यु दंड की सजा है तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन सैन्य न्यायालय या मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तब तक के लिए आप लोग इसमें इसको रिवीजन करते रहिएगा। और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है SSC GD का, 15-20 दिन में आ जाएगा। आज कितना तारीख है? आज 19 अगस्त है। 15 से 20 दिन में आपका SSC GD का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगे हुए हैं पहले से। अब जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो आप 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, और जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, जो फाइनल मेरिट से पहले बाहर हुआ, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो 100% सिलेक्शन के हकदार कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा होगा। और जो आने के बाद तैयारी करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तो भाई आप लोग खतरे में हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते जाइएगा, उसके अच्छे से एनालिसिस करते रहिएगा। जय हिंद।